में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अभी भी वो महिला उस मानसिक स्थिति से बाहर निकल चुकी। कहा जाता है कि एक समय कुलपति की पिटाई की जाती है, जिसका आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों और उसकी पार्टी पे होती है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, देश का मूड क्या है? आप भी जो शौचालय की बात हम करते हैं ना, 70 वर्षों में सरकारें शौचालय नहीं दे पाई। नमस्कार, मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। ये हफ्ता विश्व के लिए एक बहुत अच्छा हफ्ता है। क्यों? इस सप्ताह में महिलाओं को विशेष दिन मनाए जाते हैं, वो विशेष काम किए जाते हैं। आज 8 अप्रैल है। हमारे देश भारत में महिलाओं को देवी कहा जाता है और इन देवियों के विकास के लिए सरकार समय समय पे तमाम योजनाएं लॉन्च करती है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो। और एक तरफ दिखाया जाता है कि महिलाएं विकास कर रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या सही में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अभी भी वो महिला उस मानसिक स्थिति से बाहर निकल चुकी है? क्या पुरुष और महिला बराबर हो चुके हैं? क्यों? ये मैं सवाल इस वजह से उठा रहा हूं क्योंकि संदेश खाली में कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर के लोगों के दिल सहम जाते हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और महिलाएं ये बात अपनी किसी से नहीं कह पाती हैं। और इसी मुद्दे पर लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देशव्यापी आंदोलन करता है। उनके कई कार्यकर्ता कलकत्ता पुलिस के द्वारा जेलों में डाल दिए जाते हैं। इन सब के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता संजीव त्रिपाठी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि इस पूरे मसले पर एबीवीपी की क्या राय है? बहुत धन्यवाद कि इस गंभीर मसले पर आपने हमें यहाँ बुलाया। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पूरे देश को एक मानते हुए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देश की संस्कृति और सभ्यता में जो कहा गया है कि महिलाएं देवियों का रूप होती हैं, उन तमाम सारी चीजों को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ती है और देखती है कि विश्व में जिस देवी माँ की पूजा के लिए जिस कलकत्ता को सबसे प्रख्यात माना जाता है, जिस पश्चिम बंगाल को आदि शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजा जाता है और जिस पश्चिम बंगाल की मूर्तियों की मांग पूरे विश्व में होती है, उसी पश्चिम बंगाल के एक जगह संदेश खाली में जब स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुराचार होता है, उनके साथ अपराध होता है और दुर्व्यवहार होता है, उस समय में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां आंखें बंद करके बैठती है और अपने नेता को यानी कि शाहजहां शेख के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और उल्टा ही जब उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जाती है तो मांग करने वाले युवाओं को, विद्यार्थियों को, विद्यार्थी नेताओं को और इस 1949 से लेकर अब तक इस देश में एक दंड समूह के रूप में, इस देश को मार्गदर्शित करने वाले समूह के रूप में जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस पश्चिम बंगाल में जाकर के आंदोलन करते हैं तो उनके लोगों को बर्बरता पूर्वक लाठियों से मार करके जेल में ठूस दिया जाता है। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, पश्चिम बंगाल की स्थितियां भयावह हैं और आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिला करके कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को, उनकी तानाशाही सरकार को, महिलाओं के प्रति यही संजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी कि ममता बनर्जी कहती है कि मैं भारत की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हूँ, मुझसे ज्यादा महिलाओं की व्यथा को कोई नहीं समझ सकता। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूं, वो माँ माटी मानुष की बात करती हैं। देखिए मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि एक महिला होने के बावजूद संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो हुआ, और जो हुआ तो हुआ ही, उसके बाद भी महिलाओं के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस गुंडे के सामने, तृणमूल कांग्रेस के उस नेता के सामने जाकर के अपनी आवाज उठा पाए। वो तो ईश्वर की दया रहा कि 100 सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के मुंह से एक चूं तक नहीं निकली। वो किस महिला होने पर महिलाओं की बात करती हैं? देखिए, महिला होने के नाम पर वोट लेना और महिला होने के नाते महिलाओं के दुख दर्द को समझना दोनों अलग अलग विषय है। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी जी किसी भी प्रकार से महिलाओं के दुख और दर्द को समझने का काम कर रही हैं। वो केवल और केवल पश्चिम बंगाल में महिलाओं को दबाने का, उनको उनके हक और हुकूक से दूर करने का काम ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे क्या इस आंदोलन को कब तक जारी रख सकता है? देखिए, विद्यार्थी परिषद तो का इतिहास रहा है कि वो अपने आंदोलनों को जब शुरू करती है तो वो तभी समाप्त होता है जब उनके आंदोलन, उनकी मुहिम को प्राप्त कर लेता है। अगर विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि शाहजहां शेख के ऊपर कार्रवाई हो, तो जब तक शाहजहां शेख के ऊपर माननीय न्यायालय के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा।
अभी आपने बात की कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस आंदोलन को चलाता है वो कभी रुकता नहीं, वो सफल होकर रहता है। इस तरह का बिल्कुल। आंदोलन गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले चले थे। एक वाइस जी। चांसलर को के ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा बना और उसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत अच्छे से उठाया। कहा जाता है कि एक समय कुलपति की पिटाई की जाती है, जिसका आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों और उसकी पार्टी पे लगती है। उसके द्वारा कई लोगों को जेल में जाता है। तो उससे आपका क्या राय है? उस समय बहुत गर्म माहौल हो गया था गोरखपुर में और उस समय मैं पत्रकारिता वहीं कर रहा था, लेकिन इस तरह की स्थिति हो जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। जी, उस घटना में मैं था, वहाँ संलिप्त था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में 400 प्रतिशत तक की फीस वृद्धि का विरोध कर रही थी। सोचिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय एक ऐसे क्षेत्र में आता है जो ग्रामीणांचल क्षेत्रों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, वहाँ किसी के पिता मजदूर हैं, किसी के पिता किसान हैं, मैक्सिमम ऐसे ही विद्यार्थी यहाँ आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे विद्यार्थियों के फीस को 400% तक बढ़ा देना कहाँ से जायज है? जब विद्यार्थी परिषद लगातार इसके लिए अनशन करती है, धरना करती है, क्रमिक आंदोलन करती है और विद्यार्थी परिषद उस समय कुलपत के ऑफिस के सामने बैठी रहती है धरने पर। कुलपत पुलिस के प्रोटेक्शन में बाहर निकलते हैं। विद्यार्थी परिषद के लोग कहते हैं कि हमारे अभिभावक आ गए और हमसे 2 मिनट बात करेंगे, और फिर वहीं पे कुलपत के शय पर पुलिस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया जाता है, मुकदमे लाद दिए जाते हैं। उसके बाद भी विद्यार्थी परिषद नहीं रुकती है और फीस वृद्धि को वापस कराने के साथ ही विद्यार्थी परिषद का वो आंदोलन खत्म हुआ और 2 महीने तक ये आंदोलन चला और फीस वृद्धि जब कम हुई तब जाकर के विद्यार्थी परिषद ने अपने आंदोलन को खत्म किया। जी। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी छात्र सभा भी मतलब छात्र संघ भी बहाल नहीं है। इसको लेकर के भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहले भी आंदोलन करता रहा है। क्या आगे भी इस तरह के आंदोलन होंगे? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला या उच्चतम इकाई छात्र संघ की सशक्त प्रहरी है और उसकी जी। पक्ष में है। विद्यार्थी परिषद जो भी संवैधानिक दायरा है, उसके अंतर्गत रहते हुए विद्यार्थी परिषद ने हमेशा छात्र संघ की हिमाकत की है, उसकी बात की है। हमने लगातार कुलपति से मिलकर के छात्र संघ कराने की बात करी है और हमें लगता है कि आने वाले सत्रों में गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी परिषद फिर से कुलपति से मिलकर के छात्र संघ चुनाव की मांग करेगी और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ये विद्यार्थी परिषद का पक्ष है। मैं यही कहता हूँ कि देश के तमाम ऐसे नेता हैं जो छात्र राजनीति से उभरे हैं, चाहे वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, शिव प्रताप शुक्ला हो, तमाम ऐसे नेता हमारे सामने खुद एक उदाहरण है छात्र राजनीति के लिए। लेकिन क्या ये सरकार पर भी आरोप लगता है कि वो छात्र राजनीति को बंद ही खत्म करना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनैतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, ये अलग का विषय है। लेकिन हर जी। एक विश्वविद्यालय स्वयं में स्वतंत्र है छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। लिंग 2 सिफारिशों के आधार पर वो स्वतंत्र है कि चुनाव कराने के लिए। चुनाव के लिए उन्हें मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं करनी पड़ती, वो किसी भी प्रदेश में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या सपा की या अन्य किसी की। उनको मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं करनी रहती। विश्वविद्यालय स्वयं में स्वायत्त संस्था है ये चुनाव कराने के लिए। ये उनका अपना निर्णय होता है, उनके अपने चुनाव अधिकारी उसी प्रोफेसर में से कोई आते हैं और विश्वविद्यालय अपने नियमों के आधार पर, लिंग 2 सिफारिश के आधार पर नियमों को बनाता है और उसी के आधार पर चुनाव कराता है। तो इसमें सरकार को दोष देना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से उचित होगा। जी। मैं अब जी, अगले सवाल की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम आगे किसी भी प्रकार से उचित होगा। जी। मैं अब जी। अगले सवाल की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है देश का मूड क्या है? आप भी एक वोटर हैं, किधर जा रहे हैं? देखिए, एक वयस्क व्यक्ति के रूप में लोकतंत्र में संविधान ने मुझे मताधिकार का जो अपना अधिकार दिया है, उसके तहत मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, तुलनात्मक आधार पे अगर हम देखें, तो नरेंद्र जी, मोदी जी की सरकार ने इस देश में वो सब किया है जो आज से 5 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के जी, छात्रावास में इस समय बैठा हुआ हूँ, जहाँ का मैं विद्यार्थी हूँ और मेरा गाँव महाराजगंज पड़ता है। पहले हमको अपने गाँव पहुँचने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब 45 मिनट का समय लगता है क्योंकि सड़कों का जाल बिछ चुका है। अभी मेरे ऊपर लाइट जल रहा है। मेरे गाँव में पहले बिजली की व्यवस्थाएँ इतनी सुदृढ़ नहीं थी, लेकिन आज के समय में आप गाँव जाएँगे तो बिजली की व्यवस्था है। एक बात और आप बहुत बड़ी बात देखेंगे, जो शौचालय की बात हम करते हैं ना, 70 वर्षों में सरकारें शौचालय नहीं दे पाई,
लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांव के एक एक घर तक शौचालय पहुंचाने का कार्य किया है। और केवल शौचालय पहुंचाने की बात नहीं है, उस शौचालय के माध्यम से न जाने कितना आत्मविश्वास उन महिलाओं में, ग्रामीणांचल की महिलाओं में आया, जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन महिलाओं को बाहर न जाना पड़े, उनके साथ कोई छेड़खानी या बदतमीजी ना हो पावे। इन तमाम चीजों को सुदृढ़ करने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तमाम सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, तमाम सारे रोजगार के पद सृजित हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चतुर्मुखी विकास का कार्य किया है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि आप तमाम जो काम है वो आप नरेंद्र मोदी की गिना रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि ये तमाम जो कार्य है वो केवल कागजों पे भाजपा और जो भी सरकार है वो इसको गलत देखती है। आप गोरखपुर में रह रहे हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को 6 से 7 साल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री बने। आप गोरखपुर को आप विकास के दर्जे में पिछले 7 सालों में कहाँ देखते हैं? मैं कम से कम अगर 10 में से अंक देना हो तो 9.5 अंक दूंगा, क्योंकि 10 में से 10 अंक तो केवल ईश्वर को व्यक्ति दे सकता है। वो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण होते सिर्फ भगवान। तो चूंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी एक मनुष्य है, मानव है, तो मैं 10 में से 9.5 अंक तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दूंगा ही दूंगा, अगर एक व्यक्ति के रूप में मुझे विकास की परिमाणाओं, पैमानों और मापदंडों पर उन्हें खरा उतरना हो तो। क्योंकि आप गोरखपुर में देखिए सड़कों का जाल कैसे बिछ रहा है, गोरखपुर में कैसे गीडा का विकास हो रहा है, रोजगार सृजन हो रहा है, गोरखपुर में मेट्रो बन रहा है, गोरखपुर में 5-5 विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो गए, 5 विश्वविद्यालय, बड़े बड़े शहरों में नहीं 5 विश्वविद्यालय हैं, एम्स हो गया गोरखपुर में। अब विकास, आखिर अगर विपक्ष कहता है कि विकास केवल कागजों पर हुआ है, तो मैं एक बार निवेदन करूंगा कि वो गोरखपुर में घूम करके देखे, और गोरखपुर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं जा करके देखे, सड़कों की स्थिति देखे, बिजली की स्थिति देखे, रोजगार की स्थिति देखे, तुलनात्मक रोजगार की स्थिति वो देखे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति देखे। तमाम सारी स्थितियों को देख करके मैं समझता हूं कि उन्हें बात करना चाहिए। जी, जी। फिर मैं आगे अभी हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा की, मैं घूम के फिर गोरखपुर आ गया क्योंकि मैं गोरखपुर का हूँ, मेरा गोरख वही दिल लगा रहता है। तो मैं जी आगे जी ये बात करता हूँ कि इंडिया गठबंधन कहता है कि उनकी कोई नेता नहीं है, उधर एनडीए कहता है कि हमारा एक नेता है। और अभी आप तमाम नरेंद्र मोदी के कामों को गिना रहे थे, लेकिन वही इंडिया गठबंधन बार-बार आरोप लगाता है कि मोदी जी जाति-जाति करते हैं लेकिन जाति की जनगणना नहीं कराते हैं। और तमाम ऐसे मुद्दे पे विपक्ष मोदी को घेरता रहता है। आपको कहाँ तक ये आरोप सही लगता है? देखिए, मैं जाति पर बहुत टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि व्यक्ति कर्म से ही कर्म प्रधान देश है, कर्म से ही पहचाना जाएगा। लेकिन आप बताइए, राहुल गांधी जिस रैली में जा रहे हैं वो जाति की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी किसकी बात कर रहे हैं? इसरो की। नरेंद्र मोदी किस चीज की बात कर रहे हैं? सैन्य शक्ति की। नरेंद्र मोदी किसकी बात कर रहे हैं? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। नरेंद्र मोदी किसकी बात कर रहे हैं कि इस देश के पंक्ति में जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है उसका उत्थान कर के माध्यम से कैसे देश का पुनरुत्थान किया जाए, नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं। मैं अगर कहूं कि मैं फलाना जाति का हूं, सामने वाला फलाना जाति का, इस आधार पे हम दोनों का मापदंड होना चाहिए, तो ये गलत है। कर्म के आधार पर हमारा पैमाना होना चाहिए। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अब मुझे लगता है कि राजनीति शून्य हो गया है। विपक्ष तो मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा है। और राहुल गांधी जी की जो एक यात्रा चल रही है वो गैर राजनैतिक यात्रा है, वो टाइम काटने के लिए राहुल गांधी जी इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उसमें कोई बहुत विशेष मैं नहीं समझता हूँ। लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव है। मैं आपको लगातार सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ, मैं आपको देखता रहता हूँ। क्या आप भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? मैं तो देखिए ईश्वर पे बहुत विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ। अगर ईश्वर की कृपा रही और मैं जिस भी दल से जुड़ रहा हूँ या जिस भी दल में हूँ, उस दल के लोगों की सहमति रही और जनता का प्रेम और समर्थन रहा, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं रखना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि मैं लोकतंत्र के मंदिर में जाऊं, और के मंदिर में जाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो ईश्वर ने चाहा तो अवश्य 2027 में कुछ अच्छा होगा। जी, मेरी तरफ से भी आपको बेहद शुभकामनाएं हैं। बहुत मैंने आपको धन्यवाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत आपकी राजनीति को देखा और समझा है। मैं समझ सकता हूँ कि आप आगे जाके अच्छे राजनीतिक व्यक्ति होंगे और भगवान हमको भी उस गर्व को महसूस कराएगा। बहुत धन्यवाद। आपको हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप आगे भी मेरे एक रिक्वेस्ट पर फिर हमको समय देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद।